हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी जो टॉपिक चल रहा था, सेकंड नंबर चैप्टर था नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना और विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए टॉपिक, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हमने नर युग्मकोद्भिद के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन कर लिया था कि किस प्रकार नर युग्मकोद्भिद की संरचना होती है, उसमें किस प्रकार परागकण बनते हैं और परागकणों के द्वारा पराग नली का निर्माण करके नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले मादा युग्मकोद्भिद, और मादा युग्मकोद्भिद किसको बोला जाता है? जायांग को बोला जाता है। और जायांग में काफी संरचनाएं होती है जिनको अंडप बोला जाता है। ठीक है, तो अंडपों का समूह क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। वही एक प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद या जायांग। ठीक है, तो देखिए अंडपों का समूह है क्या कहलाता है? जायांग। अंडप मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं। अंडप मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जायांग का निर्माण करते हैं। और एक प्रारूपिक अंडप की संरचना है वो किस प्रकार की होती है? जो मादा जननांग होता है उसके अंदर वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय में पाया जाता है बीजांड, और बीजांड के अंदर पाया जाता है भ्रूणकोश। तो इस प्रकार एक प्रारूपिक अंडप या जायांग की संरचना होती है। तो ये नोट कीजिए। फिर मैं आपके सामने अंडप की संरचना देखते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अंडप की संरचना है वो किस प्रकार की होती है। अंडप या जायांग। देखिए जो एक अंडप होता है इसकी संरचना में ऊपरी जो फलास्क नुमा संरचना होती है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। एक लंबी नली नुमा संरचना जिसे वर्तिका, और आधारीय उभरा हुआ जिसे भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? अंडाशय। वर्तिकाग्र, यह है वर्तिका, यह है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। और बीजांड में एक जो संरचना पाई जाती है उसे बोलते हैं भ्रूणकोश। ये संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में कई कोशिकाएं होती है। जो विपरीत सिरे की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती है उनको बोला जाता है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। 2 बीच में कोशिकाएं होती है। एक कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, उसे द्विकेंद्र की कोशिका बोलते हैं। और मुख की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती है जिसमें 2 होती है सहायक कोशिका, और एक बीच में पाई जाती है अंड कोशिका जो मादा युग्मक होती है। तो ये कहलाएगी अंड कोशिका।
ये दोनों होती है सहायक कोशिका। ये होती है द्विकेंद्र की कोशिका। और ये होती है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। तो इस प्रकार एक प्रारूपिक अंडप या जायांग की संरचना होती है। ये जो ऊपरी फलास्क की संरचना होती है इसे क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र बोला जाता है। और ये वर्तिकाग्र क्या करता है? बाह्य जो पराग कण आते हैं उनके लिए उनको ग्रहण करने का काम करता है। अब जैसे ही पराग कण यहाँ पर गिरेंगे तो उनमें अंकुरण होगा, यानी उनके द्वारा पराग नली का निर्माण होगा। और वो पराग नली इस वर्तिका के अंदर से होती हुई, इस बीजांड के अंदर से होती हुई कहाँ जाएगी? भ्रूण कोश में जाएगी। ये जो आंतरिक संरचना है भ्रूण कोश, इसके अंदर पराग नली जाएगी। और आपको पता है पराग नली में दो नर केंद्रक होते हैं, तो वो दोनों नर केंद्रक, एक नर केंद्रक तो इस अंड कोशिका के साथ मिल जाएगा और निषेचन की प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा युग्मनज बनेगा और उससे आगे भ्रूण का निर्माण होगा। और जो दूसरी नर युग्मक है वो किसके साथ मिलेगा? द्विकेंद्र की कोशिका के साथ मिलेगा। अब द्विकेंद्र की कोशिका में ऑलरेडी दो केंद्रक है और एक और नर युग्मक का केंद्रक मिल गया, तो ये अवस्था त्रिकेंद्र की अवस्था हो जाएगी और इसका नाम होगा भ्रूणपोष। देखिए अंड कोशिका और एक नर युग्मक के मिलने से जो युग्मनज बना, उससे जो भ्रूण बना, वो भ्रूण जैसे जैसे विकसित हो रहा है तो उसको पोषण प्रदान करने के लिए कुछ चीज आवश्यक होगी। और वो पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगा? वो त्रिकेंद्र की अवस्था जो भ्रूणपोष होता है वो क्या करेगा? इस विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके निषेचन का प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए ये जो संरचना है इसके में फिर आगे पराग नली है वो किस प्रकार बनेगी, तो नेक्स्ट डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं। पहले इसके मैं पॉइंट लिखवा रही हूं। अंडप का ऊपरी फलास्क नुमा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। यह भाग पराग कणों को
ग्रहण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तिकाग्र के नीचे का नलीनुमा भाग वर्तिका कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडप का आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडाशय में बीजांड नामक संरचना पाई जाती है, जिसमें भ्रूण कोश उपस्थित रहता है। इस भ्रूण कोश में ही अंड कोशिका, सहायक कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं उपस्थित रहती है। तथा इसमें द्विकेंद्र की कोशिका भी पाई जाती है। द्विकेंद्र की कोशिका भी उपस्थित रहती है। तो देखिए, जो अंडाशय होता है जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एक ही बीजांड होता है, एक से ज्यादा बीजांड भी हो सकते हैं। जिन फलों के अंदर एक से ज्यादा बीज होते हैं, मतलब उनके अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड थे, क्योंकि बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। और कुछ बीज, कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बीज होता है, इसका मतलब है उनके अंडाशय में एक ही बीजांड था। तो नेक्स्ट पॉइंट, अंडाशय में बीजांड की संख्या एक या अधिक भी हो सकती है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स को।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो बीजांड है, अंडप है, इसके अंदर पराग नली कैसे प्रवेश करती है और नर युग्मक है वो किस किस के साथ मिलते हैं। देखिए नॉर्मली जो हमारे द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म पादप है, इनके अंदर ये उल्टा बीजांड पाया जाता है। इसमें ये क्या उपस्थित है, भ्रूण कोश। और ये है अंडाशय, ये वर्तिकाग्र और ये वर्तिका। अंडाशय में उपस्थित है बीजांड, बीजांड में उपस्थित है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश में ये है सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, ये भी सहायक कोशिका, ये है द्वितीयक केंद्रक, ये है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। ये कहलाती है अंड कोशिका। अब देखिए ये तो अंडप की संरचना हो गई, जिसमें ये हो गया वर्तिकाग्र ऊपरी फलास्कनुमा संरचना। उसके बाद होगी वर्तिका, फिर अंडाशय, सॉरी ये बाहर वाला अंडाशय, अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, और सबसे अंदर वाली संरचना क्या कहलाती है, भ्रूणकोश कहलाती है। इस भ्रूणकोश में कई कोशिकाएं पाई जाती है। जो इसके मुख पर होती है वो दो तो होती है सहायक कोशिका, एक पाई जाती है अंड कोशिका। अंड कोशिका को क्या बोला जाता है, मादा युग्मक बोला जाता है इसे। और नर युग्मक जो किसमें है, पराग नली में। ठीक है, ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, बीच में वह कोशिका जिसमें दो केंद्रक होता है जिसको द्विकेंद्र की कोशिका बोलते हैं। और पीछे जो तीन कोशिका जोड़ों में रहती है उनको क्या बोलेंगे, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। अब देखिए इस मादा पुष्प के अंदर परागकण आएंगे और वो पराग नली का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहां पर आकर परागकण गिरा, यहां पर गिरते ही वर्तिकाग्र कुछ ऐसे रसायनों का स्राव करती है जिसके द्वारा परागकण उत्तेजित होता है, उसका अंकुरण होता है, वो एक नली जैसी संरचना बनाता है जिसे पराग नली बोलते हैं। और ये पराग नली इसके अंदर प्रवेश करेगी, कहां से होते हुए, वर्तिका से होते हुए। अब ये प्रवेश करके भ्रूण कोश के मुंह की तरफ आएगी, अंडाशय में आएगी, अंडाशय से प्रवेश करेगी बीजांड में, बीजांड से प्रवेश करेगी भ्रूण कोश में। इस प्रकार इस पराग नली का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि पराग नली में कौन कितने नर युग्मक होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। पराग नली में दो नर युग्मक है।
एक तो ये नर युग्मक और एक ये नर युग्मक, दो नर युग्मक है। ठीक है, अब इन दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक तो है वो इस अंड कोशिका के साथ प्रवेश करेगा, एक तो इस अंड कोशिका के साथ जुड़ जाएगा, और इन दोनों के जुड़ने से क्या होगा, वास्तविक निषेचन होगा। और क्या संरचना बनेगी, वास्तविक निषेचन होगा, और निषेचन से एक द्विगुणित संरचना बनेगी जिसको बोलेंगे युग्मनज, और युग्मनज से आगे भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, और दूसरा नर युग्मक है वो इस कोशिका के साथ जुड़ेगा, और इन तीनों के मिलने से क्या बनेगा, त्रिकेंद्र की अवस्था बनेगी, त्रिगुणित अवस्था, त्रिगुणित संरचना, और इसको क्या बोला जाता है, भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष क्या काम करेगा, ये भ्रूणपोष है, इस भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। आया समझ में। तो एक द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि उसमें द्विनिषेचन पाया जाता है, दो निषेचन होता है। एक तो वह निषेचन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक यानी अंड कोशिका और एक नर युग्मक मिलकर क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। उस निषेचन से संरचना बनेगी युग्मनज, तो द्विगुणित होगी, और उस युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण। अब दूसरा जो निषेचन होगा वो नर युग्मक और द्विगुणित अवस्था के साथ होगा, जिससे त्रिगुणित संरचना बनेगी जिसको भ्रूणपोष बोलेंगे। और ये भ्रूण कोशित विकसित हो रहे भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्विनिषेचन। अब देखिए, जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई तो निषेचन इन अंड कोशिका से तो बन गया भ्रूण, इनसे बन गया भ्रूणपोष, और बाकी जो कोशिकाएं बचती है सहायक कोशिका और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ये निषेचन के बाद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम को बना लीजिए, फिर मैं लिखवाती हूँ कि निषेचन, त्रिगुणित और जो बचती है कोशिका उनका क्या भविष्य होता है, आगे नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने संरचना देखी इसके पॉइंट्स लिखते हैं। परागकण जब वर्तिकाग्र पर आते हैं तो वर्तिकाग्र द्वारा कुछ ऐसे रसायनों का स्राव किया जाता है, जिसके कारण परागकण अंकुरित होते हैं तथा
उनसे पराग नली का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पराग नली में दो नर युग्मक रहते हैं, जिनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर द्विगुणित 2n द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है तथा दूसरा नर युग्मक द्विकेंद्र की कोशिका के साथ मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है तथा इस भ्रूण को भ्रूणपोष के द्वारा पोषण प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आवृत बीजियों में यह आवृत बीजियों में इस प्रकार का निषेचन कौन सा? नर युग्मक प्लस अंड कोशिका बराबर क्या बनेगा? युग्मनज या भ्रूणपोष, भ्रूण, युग्मनज और भ्रूण, तथा एक नर युग्मक, यानी ये पहला निषेचन हो गया
और दूसरे निषेचन में नर युग्मक और क्या बनेगी, द्विकेंद्र की कोशिका। इससे क्या बनेगा, भ्रूणपोष। तो इस प्रकार दो प्रकार का निषेचन होता है आवृत बीजियों में। इस प्रकार के निषेचन को क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन बोला जाता है। इस प्रकार का निषेचन द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक है, अब निषेचन होने के पश्चात अंड कोशिका और द्वितीय केंद्र का तो भविष्य देख लिया हमने। अंड कोशिका और नर युग्मक ने मिलकर क्या बनाया, युग्मनज, और उससे फिर बनेगा भ्रूण। और द्वितीय केंद्र कोशिका और नर युग्मक ने मिलकर बना लिया भ्रूणपोष। ये विकसित होता जाएगा, इसको भ्रूणपोष पोषण प्रदान करेगा, इनका जीवन हो गया। अब बाकी जो संरचनाएं बनती है अंड कोशिका की, जो अंड आपके अंडज है इसकी जायांग की, तो इसमें जो अंडाशय है उससे तो बनेगा फल, बीजांड से बनेगा बीज, और बीज के अंदर आप देखते हो क्या होता है, भ्रूण होता है। और जो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं। इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन भी बोलते हैं। द्विनिषेचन या इसे हम बोलेंगे दोहरा निषेचन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, निषेचन के पश्चात सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। नोट कर लीजिए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो हमने पिछले डायग्राम में जो बीजांड की हमने संरचना देखी, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बीजांड को सीधे ही गोल रूप में बता दिया और इसके अंदर क्या बताया मैंने आपको, भ्रूणकोश बताया। लेकिन एक बीजांड की वास्तविक रूप में संरचना है वो किस प्रकार की होती है, ये जो रेड कलर वाला मैंने बताया ये बीजांड है वो बिल्कुल गोलाकार नहीं होता है। तो इसकी वास्तविक संरचना कैसी होती है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक जो बीजांड होता है इसकी संरचना इस प्रकार की होती है।
देखिए स्टूडेंट, रियल में एक बीजांड की संरचना है वो इस प्रकार की होती है। इसमें अलग अलग भाग देखिए, ये भाग कहलाता है बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत। और जहां से बीजांड व्रंत और बीजांड आपस में जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं नाभिका, या इसे निभाग भी बोलते हैं। ये बीजांड के बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण बीजांड के। ये जो अंदर की संरचना है ये बीजांड का शरीर है, बीजांड काय। और ये क्या है? भ्रूण कोश, बीजांड में उपस्थित भ्रूण कोश, जिसमें मैंने आपको बताया था ये होती है एक होती है अंड कोशिका, अंड कोशिका प्लस सहायक कोशिका। ये है द्वितीयक केंद्रक या द्विध्रुवीय केंद्रक या द्विकेंद्र की केंद्रक या द्विकेंद्र की कोशिका। और ये होती है प्रतिव्यासांत कोशिका। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर बीजांड की संरचना बनाकर क्यों बताया, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि बीजांड अपनी स्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में ऐसा होता है कि ये बीजांड बिल्कुल सीधा होता है, जैसा अभी मैंने बताया इस प्रकार के बीजांड को बोलते हैं रिजु बीजांड, यानी बीजांड का शरीर, बीजांड व्रंत और नाभिका जब एक ही रेखा पर सीधे उपस्थित हो तो इस प्रकार के बीजांड को बोला जाता है रिजु बीजांड। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ऊपर वाला बीजांड का भाग है ये मुड़कर यहाँ पर आ जाता है, यानी बीजांड व्रंत और बीजांड के मध्य 180 डिग्री का कोण रहता है, 0 डिग्री का कोण रहता है। तो इस प्रकार के बीजांड को प्रतीप बीजांड, उल्टा बीजांड बोला जाता है। और जितने भी आजकल एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनके अंदर कैसा बीजांड पाया जाता है? प्रतीप यानी उल्टा बीजांड पाया जाता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए बीजांड की संरचना, और संरचना के आधार पर फिर बीजांड के अलग अलग प्रकार है। बीजांड की संरचना तो कई प्रकार के बीजांड होते हैं, रिजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, ऊर्ध्व बीजांड, वो सब हम देखने वाले, नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने बीजांड की संरचना के बारे में देखा और संरचना के आधार पर बीजांड को आगे काफी भागों में बांटा गया, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।